अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरलिज़म, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिटरेरी थ्योरी है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं और फर्दर मोर इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उनको मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज़म क्या है, ये नोशन कहाँ से आया, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अगर इसका हम लोग ओरिजिन देखें स्ट्रक्चरलिज़म का, तो स्ट्रक्चरलिज़म एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी जो कि फ्रांस से स्टार्ट हुई थी 1950 में। और ये डी सेश्योर के वर्क्स में, पर्टिकुलरली लिंग्विस्टिक में अपीयर हुई थी फर्स्ट टाइम। अगर हम लोग इस थ्योरी को फर्दिनेंड डी सेश्योर के कॉन्सेप्ट्स में देखें, तो ये थ्योरी जो है वो लिंग्विस्टिक बेस है। इसका ग्रेट एम्फसाइज है लैंग्वेज के ऊपर। सो लैंग्वेज और जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर बहुत इंपॉर्टेंट। तो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, जो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ या बाइनरी अपोजिशन से बनी होती हैं। और कहते हैं कि किसी भी वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ना, जब तक हम लोग कंट्रास्टिंग वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम लोगों को उस वर्ड का मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं हम लोग कर सकते। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, ब्लैक, वर्ड ब्लैक है, तो इसका बाइनरी अपोजिशन को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? लाइक समथिंग विच इज़ नॉट लाइक अ रेड, समथिंग विच इज़ नॉट लाइक अ वाइट, समथिंग विच इज़ नॉट लाइक अ ग्रे। तो इस बाइनरी अपोजिशन के बेस पे जो है हम लोग लैंग्वेज को सीखते हैं। ये कहा था फर्दिनेंड डी सेश्योर ने। अगर हम लोग इसके वर्क्स की बात करें, तो इसका जो इसने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर जो थे वो डिलीवर किए थे, लेकिन इसका ऐसा कोई वर्क जो था वो पब्लिश नहीं हुआ था इस पे, स्ट्रक्चरलिज़म पे। तो इसके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, जो उसके लेक्चर्स थे उनको कंपाइल किया और उनको एक बुक बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज़म की बेस बना था वो यही वर्क बना था। फर्दर कॉन्सेप्ट्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को डायक्रॉनिक और सिंक्रोनिक के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि जो डायक्रॉनिक अप्रोच थी और सिंक्रोनिक अप्रोच थी, इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे। इनको आप समझ आ जाएगी आपको, तो पूरा स्ट्रक्चरलिज़म की आपको समझ आ जाएगी। सेश्योर से पहले अर्ली 19th सेंचुरी में जो फ़िलोलॉजी थी, वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज मानी जाती थी। वो क्या करते थे कि लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते थे और बताते थे कि लैंग्वेज का वर्ल्ड के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो बेसिकली जो फ़िलोलॉजिस्ट थे, वो कहते थे कि जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि जो लैंग्वेज है वो मिरर ऑफ वर्ल्ड है, यानी इमिटेशन है। इसमें इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, मिमेटिक थ्योरी, जिसका मतलब ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नेम देने के लिए जो लैंग्वेज है वो एक सोर्स होता है। तो इनका जो यही मानना था कि जो लैंग्वेज है वो उनका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि लैंग्वेज की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है ना, यही इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। ये थी डायक्रॉनिक अप्रोच कि जो लैंग्वेज है उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और लैंग्वेज का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ऑन द एज़ कंपैरिजन टू द सिंक्रोनिक अप्रोच, अगर हम लोग उसको देखें, तो उसका मतलब क्या था कि जो लैंग्वेज की प्रेजेंट कंडीशन है ना, उसको सिंक्रोनिक अप्रोच कहा जाता था। अब यहाँ पे सेश्योर के अकॉर्डिंग क्या था कि लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना रूल होता है। जो स्पीकर होता है या कोई यूज़र होता है, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रूल्स को फॉलो कर रहा होता है लैंग्वेजेस के, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो इमिटेशन ऑफ वर्ल्ड नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, लैंग और पिरोल से। अब लैंग और पिरोल में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली जो लैंग है उसका मतलब क्या है? सिस्टम, आइडिया, मेथड, किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। और लैंग्वेज का जो अपेरेंट मीनिंग होता है, वो जो पूरा एक सिस्टम होता है, उसको हम लोग बेसिकली लैंग कहते हैं, जिसमें हम लोग लैंग्वेज में मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर इसका अपेरेंट मीनिंग हम लोग ने कंसीडर करना हो, उसको अंडरस्टैंड करना हो, तो उसके लिए हम लोग को स्पेलिंग्स, रूल्स ऑफ अरेंजमेंट्स, पंक्चुएशंस, ये चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं, ताकि हम लोग एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बना सकें। तो बेसिकली जो लैंग है वो हमारे पास सिस्टम को कहते हैं। और एज़ कंपेरिजन टू द लैंग हमारे पास पिरोल आता है, जिसका मतलब होता है यूज़ ऑफ
सिस्टम। लैंग का मतलब सिस्टम और पेरोल का मतलब क्या हुआ, यूज़ ऑफ सिस्टम, मीन्स के लैंग्वेज को किस तरह एक्यूरेटली यूज़ करना है। तो बेसिकली इन दोनों में मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि लैंग आपके पास सिस्टम होता है और पेरोल जो होता है वो सिस्टम को यूज़ करने का देन तरीका होता है। सेश्योर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। यहाँ पे जो आर्बिट्रेरी है उसकी बेस पे जो है वो साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है वो बनी थी। अब बेसिकली जो साइन है वो क्या होता है, यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, सिंबल होता है जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से बनता है। अब सिग्निफायर और सिग्निफाइड में क्या फ़र्क है, ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो सिग्निफायर होता है ना, ये हमारे पास कोई वर्ड होता है, कोई भी साउंड हो सकती है, कोई भी इमेज हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्ड लेती हूँ फ्लावर, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिग्निफायर। अब जो सिग्निफाइड क्या होता है कि अगर मैंने अभी आपको बोला फ्लावर, तो फ्लावर का जो वर्ड है उसको सुनते ही आपके माइंड में जो इमेज क्रिएट हुई है ना, वो आपके पास सिग्निफाइड हुई है। तो बेसिकली जो सिग्निफाइड होती है ना, ये टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर रहा होता है, लेकिन जो सिग्निफायर होता है ना वो हमारे पास हमेशा सेम रहता है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, हमारे पास वर्ड है ऑफुल। अब ऑफुल जो वर्ड है, पुराने वक्तों में अगर हम लोग देखें तो इसका मीनिंग जो है वो ब्यूटीफुल कंसीडर किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब के टाइम पीरियड में हम लोग देखें तो इसका मीनिंग क्या कंसीडर किया जाता है, अगली। तो इससे क्या पता चला कि जो सिग्निफाइड है वो टाइम टू टाइम वेरी करता है, लेकिन जो वर्ड ऑफुल था वो मतलब कि जो सिग्निफायर होता है वो सेम ही रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो लैंग्वेज है वो सेम नहीं रहती, बल्कि चेंज होती है टाइम टू टाइम, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होती है। तो यहाँ पे भी जो लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी है, उसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज जो है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड होती है, जो कि सिग्निफाई या सिग्निफाइड पे बेस करती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट से डी सेश्योर के अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म। अब नेक्स्ट हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर की तरफ आएँ, तो वो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म का बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है। जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस था वो बेसिकली बेल्जियन बॉर्न फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी था। अब इसका जो वर्क है स्ट्रक्चरलिज्म पे, वो क्या था, वो इसका ये था कि ये मानना कि जितनी भी स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक के आइडियाज़ हैं ना, उनको उसने लिया और उनको जो है वो कल्चर पे अप्लाई कर दिया। जिस तरह फर्दिनेंड डी सोशर जो था वो लैंग्वेज की बात कर रहा था, तो क्लॉड लेविस ने क्या किया कि उसने जो है वो सारा कुछ जो है वो कल्चर पे डाल दिया। तो बेसिकली जो क्लॉड लेविस है उसका वो ये कहता था कि जिस तरह लैंग्वेज की डीप स्टडी है वो क्या कहलाती है, जिस तरह टेक्स्ट की डीप स्टडी जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाती है, उसी तरह जो कल्चर है वो भी स्ट्रक्चर्ड है। जिस तरह लैंग्वेज जो है उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह एक लैंग्वेज का एक कल्चर जो है उसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। सरफेस पे अगर हम लोग देखें तो कल्चर को वो कहता था कि वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर इन डेप्थ में देखें तो कल्चर जो है वो फुली ऑर्गेनाइज्ड होता है बाय द सेम रूल्स एंड द सेम स्ट्रक्चर्स। इसको मैं फर्दर एलेबोरेट करती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। इस तरह फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़ को देखा जाए तो डिफरेंट कल्चर में उनको डिफरेंटली डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन सब कल्चर में जो है वो एक चीज़ कॉमन होती है और वो क्या होती है, टैबू ऑन सेस्ट। अब टैबू ऑन सेस्ट का मतलब क्या है, क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। तो हर कल्चर में जो है टैबू को कंसीडर किया जाता है। अगर कल्चर ना हो, मतलब जो टैबू ऑन सिस्ट है उसको कंसीडर ना किया जाए, तो कोई भी जो है वो कल्चर से बाहर शादी ना करेगा, क्योंकि अगर शादी नहीं होगी तो कम्युनिटीज़ नहीं बनेंगी, कम्युनिटीज़ नहीं बनेंगी तो सोसाइटी नहीं बनेगी। सो वाइस वर्सा कि अगर शादियाँ होती हैं तो फिर कम्युनिटीज़ भी बनती हैं, फिर हमारे पास सोसाइटीज़ भी बनती हैं। तो मेनली ये क्लॉड लेविस का कॉन्सेप्ट था, स्ट्रक्चरलिज्म ऑन द कल्चर। देन हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है वो है रोलांड बार्थ्स का, जो कि एक फ्रेंच लिटरेरी थेरिस्ट है, फ़िलासफ़र है और सेमियोटिशियन है, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म की डेवलपमेंट के लिए एक सेंट्रल फिगर कंसिडर किया जाता है लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज़ में। तो बार्थ्स ने जो है अपनी स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो किस चीज़ पे अप्लाई की थी, लिटरेचर, मीडिया और कल्चरल फिनोमिना पे।
और इसका जो ये वर्क था वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह जो है हम लोग टेक्स्ट में जो मीनिंग्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरलिज्म और सेमियोटिक्स का कॉन्सेप्ट था वो रोनाल्ड बार्स ने दिया था। मतलब मेन तो फर्डिनेंड डी सोशियर ने दिया था, लेकिन उसने इस चीज़ को एक्सटेंड किया कि फ़र्दर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड की। जो फर्डिनेंड डी सोशियर था उसने सिर्फ बात की थी साइंस की, लेकिन इसने जो है वो साइंस की भी बात किया और सिंबल्स की भी बात की है। इसका जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक है वो है मिथोलॉजीज़, जिसमें बार्थ ने एग्जामिन किया था कि हर रोज़ जो ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स या पॉपुलर जो कल्चर होता है हम लोग उसको देखते हैं, जिसमें जो बार्थ था इसकी एक इन्फ्लुएंशियल बुक थी मिथोलॉजीज़, जिसमें उसने एग्जामिन किया था कि हर रोज़ जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स या पॉपुलर जो कल्चर है ये हम लोग देखते हैं, वो क्या चीज़ हम लोग क्या इस चीज़ से एग्जामिन करते हैं कि वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनके जो आइडियोलॉजिकल मीनिंग्स हैं वो किस तरह हम लोग यूज़ करेंगे थ्रू द साइंस। तो ये मेन रोनाल्ड बार्स का वर्क था अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरलिज्म। हमारे पास जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट फिगर वो है व्लादिमीर प्रोप, जो कि इन्वेंटर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो फोक एंड फेरी टेल्स पे कंसिडर करता था। इसका ये कॉन्सेप्ट था कि जो फोक एंड फेरी टेल्स हैं उनमें से उसने 31 फिक्स्ड एलिमेंट्स पे बेस, मतलब ये जो टेल है फोक एंड फेरी टेल, ये 31 फिक्स्ड एलिमेंट पे बेस करती है। और इसने ये भी कहा था कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो स्टडी ऑफ नैरेटिव पे अप्लाई होती है। जिस तरह लेविस ने जो था वो ये कहा था, क्लॉड लेविस ने, कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो कल्चर पे उसने अप्लाई किया, इस तरह जो व्लादिमीर प्रोप था उसने स्ट्रक्चरल अप्रोच को स्टडी ऑफ नैरेटिव पे अप्लाई किया है। देन व्लादिमीर प्रोप ने क्या किया कि उसने जो है वो बंच ऑफ रशियन फॉकटेल्स लिया, उनको ब्रेक डाउन किया और उनके जो बेसिक नैरेटिव कंपोनेंट्स थे उनको उसमें ब्रेक डाउन किया, ठीक है, और उनको फिर इन डेप्थ जो है उन स्ट्रक्चर्स को रीड किया, जिसमें से उसने मेन एलिमेंट जो है ये 31 फिक्स्ड एलिमेंट जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो इसने निकाले थे। तो ये बेसिकली जो है वो व्लादिमीर प्रोप का वर्क था।